तालियों की आवाज के साथ माननीय श्री नितिन गडकरी जी। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अजय टामटा जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग जिनके पास है ऐसे आदरणीय श्री अरुण साहू जी, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, आईआरसी के प्रेसिडेंट श्री कमलेश कुमार पिपरी जी, हमारे डायरेक्टर जनरल श्री डी सारंगी जी, श्री एस के निर्मल जी, मंच पर उपस्थित आईआरसी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, इस इंडियन रोड कांग्रेस में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी इंजीनियर्स को मैं देश के विश्वकर्मा के रूप में मानता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। राष्ट्र के निर्माण में आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा है, मिशन है कि हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ये सपने अगर पूरे करने होंगे तो हमें इंडस्ट्री, उद्योग क्षेत्र और एग्रीकल्चर में प्रगति करनी होगी। इंडस्ट्री में अगर प्रगति करनी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्री डेवलप होगी। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम निर्माण करेंगे तो हमारे यहाँ उद्योग आएंगे, व्यापार आएगा, व्यापार बढ़ेगा और एग्रीकल्चर की भी तरक्की होगी। और इस क्षेत्र में जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी उससे रोजगार निर्माण होंगे और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत होगा। यही हम सबका सपना है और इस सपने को पूरा करने में आप जिस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का, वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, इसका उपयोग करना, हमारे देश में भी रिसर्च करना और वर्ल्ड में भी जो सक्सेसफुल हुआ है उसको आत्मसात करना, इसके लिए आईआरसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं ये बोलता हूं कि भाई नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमें विकास भी करना है और पर्यावरण का संतुलन भी रखना है, विशेष रूप से इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हमारे देश में हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश के पोल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूट करता है, 40%। और आपको पता है कि एयर पोल्यूशन के कारण कितनी समस्याएं पैदा होती है। मैं आईआरसी के चेयरमैन और पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि रोड सेक्टर को आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचिए, साइलोज में मत सोचिए। जैसे रोड हम बना रहे हैं तो विशेष रूप से रोड के बाजू में 1,000 किलोमीटर पर हमारी मां बहनें जा सकती है, ऐसे टॉयलेट तक नहीं है।
विशेष रूप से अभी हमने एक हम सफर योजना शुरू की है, जिसमें पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट, ढाबा, कुछ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स वहां का, फ्रूट वेजिटेबल का दुकान, 5-6 ट्रक और 30-40 गाड़ियों का पार्किंग, और ऐसे हम सफर करके हमारी बहुत जगह हमारे पास उपलब्ध है। जब हम कर्ज दूर करते हैं तो उसके बाजू में हम उस प्रकार से रोड साइड सर्विस सेंटर्स, जिसको हम सफर के रूप में बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि अब NHAI की तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं और करीब 2000 हम सफर के रूप में ऐसे स्टेशंस भी बना रहे हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इसमें विशेष रूप से ये भी सोचना होगा कि रोड पर जो सुखद प्रवास हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ये भी सोचना होगा कि ये किस प्रकार से हो सकता है। विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अभी हमारे यहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इस पर हम काम कर रहे हैं और 350 प्रपोजल अभी हमारे पास काम करने के लिए आए हैं। कुछ के टेंडर भी निकल चुके हैं, ताकि हम पहाड़ को ऊपर जाने के लिए डीजल फूकते हुए घूम घूम के 3 घंटे पहुंचे, उसके बजाय 25 मिनट में डायरेक्ट फेनिकुलर रेलवे से हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और ऊपर से कोई फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल होंगे, एप्पल होंगे, नीचे लाएंगे, लोग ऊपर जाएंगे, तो इससे लोगों की सुविधा बढ़ेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे रोड सेक्टर में, रोड, ब्रिजेस और टनल में हम वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को अपनाएं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप लोग अब कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, पर एक प्रश्न आपके विचारों के लिए मैं देना चाहता हूं। क्या इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल इनिशिएटिव, इंटरनेशनल इनोवेशन, क्या इसकी बराबरी हम कर सकते हैं क्या? मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। एक बात निश्चित है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। कितने भी जोर से दौड़ोगे तो इमेज जोर से दौड़ती है। तो सबसे अच्छी बात है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी हम स्वीकार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, और सरकार में विशेष रूप से होता है कि एक लाइन तय होती है, इधर उधर देखते नहीं है। पुराने फाइल पर क्या निर्णय किया है वैसा ही निर्णय करके आगे जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं एनसीसी में था तो हमारे पढ़ाने वाले टीचर ने हमको बताया कि आपका नाम लेंगे तो सावधान में खड़े रहना, और जाकर जो परीक्षा ले रहे उनके सामने जाकर सावधान में खड़े होकर उनको सैल्यूट मारना। फिर वो पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो आपने बड़े स्मार्ट तरीके से बताना, सर माय नेम इज सो एंड सो। समझ गए? बोले समझ गए। जब हमारी परीक्षा शुरू हुई तो एक ऐसा ही हमारा कैडेट था, उसने जोरदार कड़क वहां जाकर सैल्यूट ठोका। तो सरदार जी थे हमारी परीक्षा लेने वाले, उन्होंने जोर से पूछा व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज सो एंड सो। तो ये सो एंड सो वाली मेंटेलिटी इज नॉट यूजफुल। यू नीड टू यूज योर ब्रेन, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड यू हैव टू अप्लाई दैट। और जो बड़े अधिकारी होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तब बोलते हैं कि अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और जब वो बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो हर पूछते, मुझे पूछो, ये बताया क्या मेरे को? हर चीज सेक्रेटरी के पास साइन करने के लिए जाती है। मैं ये सेक्रेटरी साहब की बात नहीं कर रहा हूं। हर चीज। तो मैंने उनको कहा कि ये जो पीडी है, हमारे आरओ होते हैं, यही तो आखिर प्रमोशनों के डीजी बनते हैं। तो सब अधिकार डीजी को क्यों है? सब अधिकार सेक्रेटरी को क्यों है? क्योंकि जो कुर्सी पे बैठता है वो ऐसा चिपक के बैठता है कि वो अपना अधिकार किसी को देना नहीं चाहता। पर इसमें से आप में बैठे हुए और ऊपर में बैठे हुए ऐसे कोई लोग नहीं है। जहां मैं
अगर गलती से मेरी टोपी कहीं फिट होती है तो मुझे माफ करना। We need to motivate the people. We need to make the formulation of the team. मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। But when A and B comes together, thinks together and works together, the answer is A plus B bracket में square equal to A square plus B square plus twice AB. And twice AB is a result of collective team spirit. ये प्रोटोकॉल वगैरह फालतू है, इसको कोई मतलब नहीं है। केवल जातीयवाद समाज में नहीं है, कैडर में भी है। ये 87 बैच का है, सब बराबर एक साथ मिल जाते हैं। 86 बैच का है। कोई इसमें मत चाहिए। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आप उसके पीछे क्यों चिंता करते हो? और इसलिए सबऑर्डिनेट के साथ सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करके, उनकी इन्वॉल्वमेंट करके, उनको कार्य करने के लिए मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। और गलती हुई है तो अकेले में बताना, और अच्छा काम किया है तो पब्लिक में बताना और उनको इंकरेज करना। और मुझे लगता है कि इस छोटी बातों से मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, और तब विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के ऊपर हमने तय किया था कि जो अच्छे इंजीनियर्स काम करते हैं उनको अवार्ड देना है। तो मेरे दोनों सेक्रेटरी बहुत अच्छे थे, एक मिस्टर देशपांडे करके थे और एक तांबे साहब करके थे। तांबे अभी भी है। और मैंने उनको कहा कि आप दो लोग मिलकर 100% मेरिट पर किसको अवार्ड देना है वो लिस्ट फाइनल करो। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे कारण, राज्य मंत्री के कारण, हमारे बोंगिरवार जी बैठे हैं, उस समय चीफ इंजीनियर थे महाराष्ट्र में, और मैंने उनको कहा किसी की सिफारिश नहीं मानना, नो रिकमेंडेशन, और पूरे मेरिट पर आप फाइनल करो। दोनों ने मेरिट पर फाइनल किया। और उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर थे डॉक्टर अलेक्जेंडर, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इंदिरा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और काफी अध्ययनशील थे। हमने उनको आमंत्रित करने के लिए मैं गया, मेरे दोनों सेक्रेटरी साथ में थे। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर जी ने मुझे प्रश्न पूछा, वो मुझे बहुत प्रेम करते थे। मुझे, नितिन, फर्स्ट यू टेल मी कि आपने इनको सिलेक्ट कैसे किया है? तो मैंने कहा सर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ओनली माई 2 सेक्रेटरी, ओनली दे आर कैपेबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट वाज द क्राइटेरिया। और फिर उन्होंने उनसे सवाल जवाब किए और सेक्रेटरी ने कहा कि अभी तक मंत्री जी ने एक भी नाम की सिफारिश नहीं की, हमने मेरिट पर सिलेक्शन किया और मेरिट पर सिलेक्शन करने के बाद ये लिस्ट फाइनल की। वो कार्यक्रम के लिए अवार्ड दिए। रात को मैं जब अपने घर पहुंचा तो एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मेरे घर पर आए और जैसे मुझे उनको अवार्ड मिला था, जैसे अवार्ड मिला तो वो, उनके आंखों में आंसू थे, वो रोने लगे। तो मैंने उनको कहा आप क्यों रो रहे हो? बोले मेरी कोई पहुंच नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं, मैं कभी सेक्रेटरी से तक नहीं मिला हूं और मैं शेड्यूल कास्ट हूं। मेरे मन में कभी ये कल्पना भी नहीं रही थी कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, और आपने पुरस्कार दिया, मेरा सिलेक्शन किया, ये मेरे लिए इतना आनंद का क्षण है जो मैंने जीवन भर इमेजिन नहीं किया था। और मैं जो पुरस्कार मुझे मिला है, इसकी इज्जत और सम्मान मैं जिंदगी भर रखूंगा और अच्छा काम करूंगा। यानी छोटे से छोटे व्यक्ति को जब अच्छे काम के लिए अच्छी बात कहते हैं तो उससे उसको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि टीम बनाकर काम करिए। दूसरी जो आईआरसी को विशेष रूप से मेरा सुझाव है कि आजकल मैं बहुत आग्रही हूं कि हमारी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। इस समय मैं कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी के ऊपर बहुत भड़का हूं, क्योंकि ये कितने भी अच्छे बिहेव करते हैं तो भी इनका काम जो है वो काम खराब करते हैं।
और बहुत इंजीनियर इतने होशियार है कि उनके खराब काम को हमारे सामने आने ही नहीं देते। अब मैंने सोशल मीडिया खुल गई, अब सोशल मीडिया पर लोगों को आह्वान किया कि डालो, लिखते जाओ, मेरे पास जानकारी आती। मैंने मेरे आईएएस ऑफिसर पीए को कहा इन सब के लो परेड, और मैंने तय किया है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी रगड़ना और जो अधिकारी अच्छे काम नहीं करते उनको भी पूरे ताकत के साथ रगड़ना। ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्वालिटेटिव अप्रोच एंड करप्शन फ्री सिस्टम, ये 4 बातें बहुत जरूरी है। और देश में जो प्रगति और विकास हो रहा है इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, सैटेलाइट का यूज हो रहा है, और धीरे धीरे हम पूरी सिस्टम को डिजिटलाइज करें और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैं जिस क्षेत्र में अभी रहता हूं वहां 7 साल से एनएचआई के ऊपर कोई अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने हमारे कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को बुलाया और हमारे अधिकारियों को बुलाया। मैंने बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोले क्यों हुआ, क्या हुआ साहब? नहीं, मैंने बोला आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तुमको तो मुझे लगता है अगले बार नागपुर में चुनाव लड़ने की इच्छा शायद है। बोले नहीं नहीं, हमारी नहीं है। तो मैंने बोला चुनाव मुझे लड़ना है, अतिक्रमण तोड़ना तुम्हारा काम है, मैं तुमको रोकने के लिए बोलता नहीं। 7 साल तुमने एक भी अतिक्रमण नहीं निकाला तो तुमको पॉपुलैरिटी मिल रही होगी, चुनाव लड़ने की इच्छा होगी, इसलिए तुम ये कर रहे हो। तोड़ते क्यों नहीं इसको? जब मैं चिंता नहीं कर रहा हूं तो तुम्हें क्या लेना देना है? मैंने अपना पूरा शहर पूरा तुड़वाया, मेरी मार्जिन बड़ी, मैं चुनाव चुन के आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो कानूनी काम है वो मुझे, आई नो दैट, ये अल्टीमेटली काम करते समय बहुत प्रेशर होते हैं और सभी इस प्रकार के लोग नहीं होते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद द पीपल। किस प्रकार से एमएलए, एमपी और मंत्री से लेकर आम आदमी तक उसको कैसे डील करना, वो भी आपको सीखना ही होगा। आइदर यू लाइक इट, मे नॉट लाइक इट, इट इज ए पार्ट ऑफ कंपल्शन। और उसमें से अपना जो उद्दिष्ट है वो पूरा करना पड़ेगा। बहुत से जगह पर हमारे यहां जो कागज के काम है जिसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लगता, वो काम पूरे करने चाहिए, उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी जो सिस्टम में, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार में हम जो काम कर रहे हैं, इसमें हमने काफी क्वालिटेटिव चेंजेस और रिफॉर्म करने चाहिए। आपको आईआरसी को अच्छा लगेगा तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन, एक वेबसाइट आप आईआरसी की खोलिए और देश भर के छोटे इंजीनियर, बड़े इंजीनियर्स को बोलो कि आपका कहना क्या है, आपका सुझाव क्या है, हमारे पास भेजो। मुझे इतना विश्वास है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपके पास आएगी जो हमारे हिंदुस्तान के कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बदल देगी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब हम किसी से सुनते हैं, विचार करते हैं, जैसे आपने, मुझे बहुत खुशी हुई कि आईआरसी में अनेक लोगों के रिपोर्ट आते हैं। अब रिपोर्ट आते हैं तो मैं एक ही फर्क, 10 साल से मंत्री हूं, दर साल आता हूं। अभी 3-4 रिपोर्ट मैंने प्रकाशित किए। एक रिपोर्ट का प्रिंटिंग बहुत अच्छा है और दूसरे रिपोर्ट ऐसे ही कागज पे छपे हैं। अब आप भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरीवेयर एक क्वालिटेटिव अप्रोच रखकर सुंदर डिजाइन के साथ, फोटोग्राफ के साथ रिपोर्ट तैयार करिए। अब सरकार में क्या होता है, जो रिपोर्ट होते हैं एक बार छप के आने के बाद वो दूसरी बार रद्दी के दुकान में ही दिखते हैं, वो काम में कोई पढ़ता नहीं। मुझे मालूम नहीं आप तो भी रिपोर्ट पढ़ते कि नहीं पढ़ते, शायद पढ़ते होंगे, पर वो पढ़े इसके बजाय आप एक काम करिए कि सोशल मीडिया में काफी डेवलपमेंट हुई है। अभी 2 दिन पहले यूट्यूब ने मुझे गोल्ड डिस्क प्रेजेंट की, क्योंकि हिंदुस्तान में यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा 25 करोड़ का लोग मुझे सुनते हैं, तो उन्होंने इसलिए वो दी। तो आप एक काम करिए कि आपके आईआरसी की भी छोटी चैनल और ऐप खोलिए और उसमें बहुत सी बातें बताइए। अभी मैं आज भाषण कर रहा हूं, मैं एयरपोर्ट जाने तक मुझे अमेरिका से फोन आ जाता है कि आपका भाषण मैंने सुना। टेक्नोलॉजी बदल गई है और आप तो इंजीनियर हो, तो हाउ टू प्रेजेंट द
एग्जैक्टली टू द पीपल, इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर आप छोटे छोटे इसमें एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल है, जैसे आपने बहुत सी बातें यहां हुई और हम लोग आप भी कर रहे हैं, तो ये लोगों तक पहुंचाने का काम भी करिए। रैपिड कंस्ट्रक्शन, adoption of innovative and modern construction methodologies, reduction timeline, ये एक बहुत बात है। 12-12 साल, 8-8 साल, मेरे को गांव मालूम नहीं छत्तीसगढ़ के, पर क्या पत्थरगढ़, क्या है नाम, पत्थल गांव, और दूसरा कौन सा, और वहां का एक दूसरा गांव है। मैं 10 साल से उसी रोड की मीटिंग करते रहता हूं। हर कॉन्ट्रैक्टर भागता है। एक कॉन्ट्रैक्टर का चेहरा देख के मुझे गुस्सा है, मतलब उसको टर्मिनेट कर दो। यानी सालों साल काम चल रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, एस्केलेशन बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती हुई, मुझे ध्यान में आया कि मैंने टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन लिबरल कर दिया। मैंने कहा नहीं, ये 5, 10, 15, 25 लोगों की मोनोपोली चल रही है, हम लोगों को और लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। और जब लिबरल बनाए तो डाइल्यूशन हुआ, और डाइल्यूशन हुआ तो चाय बनाने वाला और हेयर कटिंग सैलून वाला भी क्वालिफाई हो गया। अभी आपने ऐसी सिस्टम बनाई है कि कोई टेलर होगा रायपुर का, वो इटली में और फ्रांस में जाके एक पुरानी कंपनी खरीद के लाता है, और उसका टेलर का उसका जॉइंट वेंचर होता है, और वो 1000 करोड़ के काम के लिए क्वालिफाई हो जाता है। यानी जो दिवाला पिटता है फॉरेन में, यूरोपियन कंट्री में, वो कंपनी को 5 करोड़ में खरीदना, और 10 करोड़ का काम करने वाला 5 करोड़ की कंपनी करके हमारे सभी अधिकारी टेक्निकली क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि जॉइंट वेंचर है। तब मेरे ध्यान में आया कि यह गड़बड़ हुई। मैंने बोला एक काम करो, जिसके भरोसे टेक्निकली क्वालिफाइड हुआ उसको 51% स्टेक लेने की कंडीशन डालो और बैंक गारंटी उससे लो, तब सीरियसली आएगा। ये जॉइंट वेंचर जो हो रहे हैं हमारे यहां, तो कुछ अभी राज्यों का नाम नहीं लेता, टेंडर में इतना ही लिखने का बाकी रहा कि काले कोट पहने हुए आदमी को टेंडर मिलेगा, इतना ही बाकी रहा। टेंडर में ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर का सहभाग भी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी कम करना है, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी सुधारना है, और टाइम में काम करना है। तो मुझे लगता है कि जिसमें आप लोगों का विचार, और आप लोग ही आखिर काम करते हैं, ये बात कभी कभी होती है कि मुझे बहुत क्रेडिट मिलता है कि मैं अच्छे रोड बना रहा हूं। मैं थोड़े बना रहा हूं, अगर मेरा डिपार्टमेंट अच्छे रोड बना रहा है तो ये मेरे डिपार्टमेंट के इंजीनियर रात दिन काम करते हैं, उनके कारण मुझे क्रेडिट मिलता है। मुझे सिविल इंजीनियरिंग का कोई समझ नहीं, मेरे बारे में एक परसेप्शन है कि मैं बहुत विद्वान हूं। मैं तो इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ था, 75 में इमरजेंसी लग गई, मैं 11वीं में था, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन पे घुस गया। पहले फर्स्ट क्लास में आता था तो मुझे 52% मार्क मिले, और मैं साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। मेरे दोनों दामाद बड़े, एक विद्वान मेरिट स्टूडेंट इंजीनियर थे, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। मेरे बहनों ने कहा ये इसका ध्यान भलती ही तरफ है, घर वालों का भी मेरे ऊपर विश्वास उठ गया, पर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, इसलिए घर में नाराजगी थी, तो मैं जनता पार्टी में घुस गया जयप्रकाश नारायण जी के पीछे। और अब मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, लॉ ग्रेजुएट हूं, MBA किया है मैंने, और मैं कोई इंजीनियरिंग का मुझे नॉलेज नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अब मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली, डिलिट्स मिली, उसमें से 5 एग्रीकल्चर साइंस में मिली, तो अभी भी मैं डॉक्टर नितिन गडकरी नहीं लगाता। तो मुझे एक ने पूछा कि 9 डॉक्टरेट मिली है, डिलिट्स मिले, तो तुम डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? अरे मैंने बोला जो आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ तो वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, तो मैं नहीं लगाता इसको। देखिए, डिग्री में अच्छी डिग्री लेना और अच्छा अधिकारी होना, इसमें फर्क है। मैं लॉ कॉलेज में था, जो सबसे बदमाश लड़का था, उसका नाम नहीं लेता मैं, वो कॉलेज में केवल गड़बड़ करता था, वो देश के अच्छे वकीलों में बना, और जो मेरिट में पास होकर लॉ प्रैक्टिस शुरू की, उसके घर में कोई पक्षकार ही नहीं आता। तो सक्सेस स्टोरी और नॉलेज
इसका संबंध है भी और नहीं भी। नॉलेज विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके काम में मैनेजमेंट भी आती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क। मैंने अभी डीजी साहब को और हमारे नए सेक्रेटरी को कहा कि आप सब लोग फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सरकार में फुटबॉल के इतने प्लेयर है कि बॉल को इधर डॉच करो, उधर डॉच करो, दिन भर बॉल को घुमाओ, जाने मत तो गोल तक। मैं बोला तुम डॉजिंग करते रहते हो, एक काम करो कि राज्य सरकार के अधिकारी बुला लो, आप बैठो, आप एक सब्जेक्ट लो, सबका सुन लो, यूनानिमिटी बनाओ, नहीं तो तुम एज ए चेयरमैन डिसीजन करो, फाइल क्लोज करो और भेजो। तो फाइल पहले डीजी के पास पहुंचते पहुंचते 7-8-10 महीने लग जाते हैं। फिर मुश्किल से कोई इधर उधर फोन करता तो फाइल निकलेगा, तो फिर एफए के पास जाता है, वो रोक के बैठता है। एफए को क्या हुआ तो बोले उसकी तबीयत खराब होगी, तो 15 दिन वहां रुकी। फिर वो फाइल उससे निकलती है तो सेक्रेटरी के पास जाते हैं। सेक्रेटरी बोलते हैं कि उतने में उनको कोई ड्यूटी लग जाती कहीं, तो वो नहीं है, और सब कुछ ठीक रहा तो आचार संहिता लग जाती है कोड ऑफ कंडक्ट। अब यही घूमते रहो। ये क्यों करते हो? करना है तो हाँ कहो, नहीं करना है तो ना कहो। अगर हो सकता है तो अप्रूव करो, नहीं कहता तो रिजेक्ट करो। व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम? कितना समय खराब होता है इसमें। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और मुझे लगता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी आप जरूर करिए। 2-3 बातें मैं बहुत आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छी हुई। एक तो यूज ऑफ अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट यूएचपीसी, इसमें बहुत बचत है। जब भी छत्तीसगढ़ के आईआरसी चेयरमैन ने अभी बताया आपको कि स्पैन लेंथ जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में 120 किलोमीटर तक थी। उन्होंने सक्सेसफुली किया क्योंकि ऊपर का बीम उन्होंने स्टील फाइबर में कास्ट किया। अब रेलवे ओवरब्रिज बनाना है तो बीच में बनाने की जरूरत ही नहीं उसके पियर को, तो पैसा भी कम खर्चा होगा, बचत होगी 20 से 25-30%। तो मुझे लगता है कि हर ब्रिज के लिए हर स्टेट में इसके यूनिट बने और 16 to 100 मीटर अगर ये होता है तो बहुत फायदा होगा। हमने नागपुर में प्रयोग किया, 3 जगह ब्रिज बनाए, नीचे में एक ही पिलर पर, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। और अभी 1 महीने के पहले इनॉग्रेट किया मैंने, वो गड्डी गोदाम चौक पर, नीचे में रोड, ऊपर में मुंबई कलकत्ता दिल्ली मद्रास रेलवे लाइन, उसका फ्लाईओवर जो रायपुर से जाती है कल मुंबई की तरफ, वो लाइन, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। एक ही जगह पर 4 लेन हो गई। अब चेन्नई में हम लोग 3-3 लेन, पुणे में 3-3 लेन के ब्रिजेस बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि सब डिपार्टमेंट साइलो में सोचते हैं। अब देखो आप, ये जैसे ये ब्रिज बना हुआ है, इसकी 4 लेयर है। अब अभी अनेक जगह पर मेट्रो इधर चल रही है और इधर ब्रिज भी बन रहा है। दोनों एक ही पियर पे बन सकते हैं ना, देश के पैसे बच सकते हैं। और इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि जनता का पैसा जितना बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश करिए। दूसरी बात जो मेरा बहुत प्रिय विषय है कि हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बाद में झारखंड, यहां पानी की दिक्कत है। मैं किसान हूं, हमारे यहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। ये जो आप देख रहे हैं, अभी हमने 1,000 लेक बनाए फ्री ऑफ चार्ज। ये हमने क्या किया कि ये रोड के लिए जो मिट्टी लगती है, मुरूम लगता है, वो जो जगह ऑफर करते वो लिया और एक तालाब बना दिया, लेक बना दिया और वो रोड में काम में लाया। मैं बहुत बार हमारे किसानों में कहता हूं कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में।
और अगर आपने ऐसे छोटे छोटे, छत्तीसगढ़ में भी पानी की दिक्कत है, और अभी तक जो काम हुआ उससे कम 2 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आई। मेरे घर में 60 एकड़ खेती है, 3 कुएं थे, 1 घंटे में पानी खत्म हो जाता था। बाजू के नदी का खोलीकरण, रुंदीकरण हमने किया, अब पानी भरपूर आया। 7.5 हॉर्स पावर के पंप, 3 पंप लगाए, और अब 10 घंटे 8 घंटे पानी मिलता है, और मेरा इरिगेशन 60% हो गया, और मेरा एग्रीकल्चर इनकम 2.5 गुना बढ़ गया। तो मैं आपको यही कहूंगा, 1 रुपया खर्चा नहीं होता। पर आप कैन यू इमेजिन कि एक गांव में अगर 1000, 1500, 2000 कुएं, 24 घंटे पानी मिलेगा, तो उस गांव का कितना डेवलप होगा, कितनी इकोनॉमी बदलेगी, कितनी गरीबी दूर होगी, कितना पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, कितना एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपको चाहिए, अभी महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल जीआर निकाला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने निकाला। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे तालाब बना लीजिए और उसको कुएं के लिए सोलर पंप दे दीजिए। लाखों हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आएगी। चावल का 1 क्रॉप नहीं, 3 क्रॉप होंगे, इतना पानी मिल जाएगा, और किसानों के गांव की प्रगति होगी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो छत्तीसगढ़ में ही शुरू हुई है कि यहां से हमने एक बांबू क्रैश बैरियर, ये स्टील के बजाय बांबू क्रैश बैरियर, देखो ये देखिए बनाया है, ये छत्तीसगढ़ के पास रायपुर से ही 45 किलोमीटर दूर पर एक कड़िया विलेज में भव्य सृष्टि उद्योग करके संस्था है, उनको हमने काम दिया है। स्टील यूज करने की जरूरत नहीं है, ये इको फ्रेंडली है। और मैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे उप मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि आप पूरे छत्तीसगढ़ में लोहे के बजाय बांबू क्रैश बैरियर तैयार करिए। इसकी टेस्ट इंदौर के इंस्टीट्यूट में हुई है, सरकार ने सब टेस्ट करने के बाद इसको सर्टिफाई किया है, और इससे गांव के किसानों को बांबू के लिए निश्चित रूप से एक नया रोजगार मिलेगा। ये जरूर आप करिए। एक और इंपॉर्टेंट है कि स्टील फाइबर का यूज, इसके ऊपर भी और रिसर्च करना चाहिए। मैं आपको कहूंगा कि इससे कॉस्ट कम होगी। व्हाइट टॉपिंग टेक्निक जो है कि एग्जिस्टिंग जो रोड है उसके ऊपर 8 इंच और 6 इंच का, अभी आईआरसी चेयरमैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वो कर रहे, 4 करोड़ रुपए में 4 लेन का रोड बन जाएगा, और ये 25 साल कुछ नहीं होता, गड्ढे नहीं बढ़ते। तो मुझे लगता है इसमें, अभी मुंबई आईआईटी में एक सेमिनार हुआ था, देश भर के इंजीनियर आए थे, उनके रिकमेंडेशन पर एनएचआई ने ऑर्डर भी निकाला है, और ये पूरे रोड इतने मजबूत हैं और कम पैसे में बने हैं कि जिसके कारण किसी प्रकार से गड्ढे नहीं पड़ेंगे, लोगों को बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। रिसाइकल्ड एस्फॉल्ट पेमेंट, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन, बांबू क्रैश बैरियर, वाटर मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया। इन सब का उपयोग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पेड़ को मत काटिए। अभी हमने 78,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। आप भी अच्छी एजेंसी तैयार करिए ताकि पेड़ को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे और नए रोड पर पेड़ लगाएंगे। अभी हमने 3 मीटर के करीब 4.5 करोड़ पेड़ एनएचआई पे लगाए। हमारे अभी दिक्कत थी, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिम्मेदारी डाली थी, तो मैं बहुत बार कह के सुनते ही नहीं थे अधिकारी, यही गलती करते थे। तो मैंने बोला आपके घर में शेफ है क्या? बोले नहीं। तो मतलब हेयर कटिंग सैलून वाले को बुला लो ना और उसको बोलो कि शेफ का काम करें। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है वो उसको सक्सेसफुली कर सकता है। इसमें एनजीओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये विशेष रूप से प्लांटेशन में काम करने वाले अनेक संस्थाएं हैं, उनके तरफ से काम करिए। और कौन से राज्य में कौन से प्लांट लगाना, कौन से प्लांट कितना कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करते हैं, उसके आधार पर उसका अगर चयन किया तो देश के पोल्यूशन को भी हम कम कर सकेंगे। मैं और एक बात आपको कहूंगा जो बायो बिटुमिन की है। आज सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग आए होंगे, हमारे CRRI एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून
इन दोनों ने मिलकर बायो बिटुमिन फ्रॉम राइस स्ट्रॉ इन्होंने पैरोलिसिस मेथोडोलॉजी से बनाया है और अभी मेघालय में प्रयोग हो रहा है। और ये 35% तक हम बिटुमिन में डाल सकते हैं। हमारे देश की रिक्वायरमेंट 90 लाख मीट्रिक टन बिटुमिन की है। हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी 40 से 50 लाख टन है। हम 50 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। अगर ये बिटुमिन जो परली जो जलाते हैं लोग, उसका उपयोग आपको यहां उसको परली को क्या बोलते हैं, पेरा, अगर ये आपने किया तो वेस्ट टू वेल्थ में काम हो जाएगा और छत्तीसगढ़ के रोड उसी से बन जाएंगे। अभी पानीपत में मैंने पीछे लगकर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। वो परली से 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 88,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार होता है। और ये अगर परली से बनेगा तो ये छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मेरा और एक है कि अभी परली ये जो है इससे राइस स्ट्रॉ से पंजाब हरियाणा में 400 प्रोजेक्ट बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के शुरू हो गए हैं। काम 60 पूरे हो गए हैं और उसमें से जो सीएनजी तैयार होगा वो अगर छत्तीसगढ़ में तैयार होगा तो आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैंने बजाज कंपनी के मोटरसाइकिल को लॉन्च किया पुणे में 3 महीने पहले। तो सीएनजी की जो मोटरसाइकिल थी वो 1 किलोमीटर का खर्चा 1 रुपए था और बजाज की पेट्रोल की मोटरसाइकिल का खर्चा 2 रुपए 25 पैसे था। तो अगर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार और मिडी ट्रक अगर सीएनजी पर आते हैं तो 50% की बचत होगी पेट्रोल और डीजल की तुलना में और पोल्यूशन भी कम होगा। मुझे लगता है कि ये नए जो इनिशिएटिव है, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच में ध्यान में लेकर इसका अगर उपयोग किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा रोड सेक्टर काफी क्वालिटेटिव होगा, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का होगा। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2 साल के अंदर अमेरिकन रोड के बराबर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने मैं आने के पहले कुछ मांगे रखी थी, उसमें से मैं उतना ही कहूंगा कि आप जितना मांगना है उतना मांगो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। केवल तुम ये फॉरेस्ट, एनवायरमेंट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, ये तुम्हारी झंझट, ये क्लियर करके भेज दो। आपने जो मुझे लिस्ट दी थी उसमें से 4 लेन करने के लिए डीपीआर की भी स्वीकृति देता हूं और डीपीआर के बाद ये काम की शुरुआत भी होगी, ये आपको विश्वास देता हूं। धमतरी से जगदलपुर NH30, रायपुर से बलौदा बाजार सारंगढ़ NH130D, कटदोरा से अंबिकापुर NH130, बिलासपुर से अकलतरा रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर, ये चारों हाईवे को 4 लेन करने की मैं अनुमति देता हूं। आप डीपीआर बनाइए और जल्दी भेज दीजिए। फिर सिंगल लेन टू 2 लेन पांडुका टू झरिया बहार NH130C, झरिया बहार टू मंदागुड़ा NH130C, इसको भी मैं तुरंत डीपीआर बना दीजिए, हम मंजूरी देंगे। रायपुर शहर में 4 फ्लाईओवर को मैं आज मंजूरी घोषित कर रहा हूं। सरोना चौक, उद्योग भवन चौक, तेलीगंधा चौक और धनेली जंक्शन, ये चारों जगह पर फ्लाईओवर मंजूर करने की घोषणा करता हूं। और 1 टाइम इंप्रूवमेंट में पौंडी, पंडरिया, तख्तपुर, मुंगेली और अंबिकापुर, इनको मैं 1 टाइम डेवलपमेंट में भी इस काम को मंजूरी देता हूं। और 900 करोड़ सीआरएफ में भी मंजूरी दे रहा हूं। टोटल 20,000 करोड़ रुपए कि ये काम, इसकी मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। नहीं तो आप कहते खाली हाथ आए खाली हाथ गए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा अटलना वाला काम हुआ। तो आपने जो अनुरोध किया वो काम मैं मंजूर कर रहा हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार दिल्ली आइए एजेंडा लेकर। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है। छत्तीसगढ़ की विशेषता है कि यहां खनिज संपत्ति से इतने बड़े प्रमाण पर क्षमता है
कि मुझे लगता है कि हमारे देश में कोयला जो है टोटल 1/3 छत्तीसगढ़ में है, 200 तो रोलिंग मिल है और स्टील का भी हब है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा और उसके लिए बिजली, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इसकी बहुत आवश्यकता है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये इसका भी फायदा छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ निश्चित रूप से होगा। मैं हमारे जो डीजी है सारंगी जी, वो वर्ल्ड रोड कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट आज ही बन गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं और विशेष रूप से आखिर में एक ही बात आपको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज देश में हर साल रोड एक्सीडेंट में 1,50,000 मौतें होती थी। इस बार बढ़कर 1,68,000 मौतें हुई है और उसमें रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सबकी कमियां काफी दूर हो रही है। पर ये जो डिफेक्टिव डीपीआर बने हैं इसके कारण बहुत समस्याएं पैदा हुई है। मैं आप सब इंजीनियर्स को आह्वान करता हूं कि जिसको सरकारी नौकरी छोड़नी है आप छोड़िए, डीपीआर बनाने की अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रेड की, अच्छे लोगों को लेकर शुरू करिए। हम प्रायोरिटी बेसिस पर आप सबको वो काम देंगे ताकि आपके अनुभव के साथ परफेक्ट डीपीआर अगर बनेंगे तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी। आप जरूर इसके ऊपर विचार करिए और रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम अनेक प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें मरने वाले जो लोग हैं वो 18 से 34 एज ग्रुप में 60% है। 3% देश के जीडीपी का नुकसान हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने भी इसमें काफी भुगत चुका हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे रोड तैयार करिए कि एक भी एक्सीडेंट ना हो। जहां आवश्यक है वहां अंडरपास बनाइए, वहां आवश्यक है वहां फ्लाईओवर बनाइए, जहां जरूरी होगी वहां फुटओवर ब्रिज बनाइए। रोड के बीच में जो आपके इसमें जो बीच का फेंसिंग करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के जनता है ओलंपिक से भी बड़े खिलाड़ी है, वो छलांग मार के उसके ऊपर भी कूदते हैं। तो ऐसा बनाइए कि कोई छलांगे नहीं मार सके। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातों को अगर रोड इंजीनियरिंग में अगर सुधार होगा तो एक्सीडेंट की संख्या बहुत कम होगी। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सब नियम बना दिए, 6 एयरबैग्स आ गई। तो आने वाले समय में रोड इंजीनियरिंग के गलती के कारण किसी का मृत्यु होना, ये मेरे लिए ऐसा लगता है कि ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आई एम गिल्टी फॉर दैट। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लोगों की जान बचाने के लिए रोड सेफ्टी के हिसाब से परफेक्ट रोड बनाइए। जो डीपीआर बन के आता है उसको बिना देखे, बिना अध्ययन करके टेंडर मत निकालिए। उस अलाइनमेंट पे खुद जाइए, देखिए। आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी है उनको 10-15 लाख रुपए देकर उनको जाकर विजिट करने के लिए बोलिए। पूरा अध्ययन करके फिर फाइनल करके टेंडर निकालिए। आने वाले समय में रोड सेफ्टी को हाईएस्ट प्रायोरिटी आप दीजिए ताकि हमारे रोड पर एक्सीडेंट ना हो और लोगों की जान बचे। इस बात के लिए भी आप जरूर प्रायोरिटी दो, यही मैं आपसे आह्वान करता हूं। फिर से एक बार आपका ये 3 दिन का मंथन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में आप सबको नई विजन, नई टेक्नोलॉजी और नए भारत निर्माण करने की प्रेरणा देगा और आप देश के विश्वकर्मा होने के नाते इस देश को दुनिया के पूरे देशों में हम अव्वल दर्जा पर स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए हम आगे जाएंगे। आपके सहयोग से इसका विश्वास व्यक्त करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ।